हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मुझे मालूम है। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो ऑलरेडी मैं सभी वीडियोस में बोल रही हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, वो बात मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए, मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था आपको, ऑलरेडी संधि के बारे में मेरा ये चल रहा है। तो ये मेरा क्या बोलते फोर्थ वीडियो, ऑलरेडी मैं 3 वीडियो दे चुकी हूँ। मैंने विसर्ग संधि के भी अलग अलग पार्ट्स बताए और इसको छोटा छोटा करके दिया ताकि आपको लर्न करना काफ़ी इजी रहे। तो चलिए, आज हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा जानेंगे और उसके नियम और उदाहरण भी देखेंगे कि किस तरह से व्यंजन संधि में जो है वो क्या क्या रहता है। मैं ये ज़्यादा नहीं, आपको 5-6 मिनट का ही बताऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से व्यंजन संधि को टिक कर सके। तो चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? क्या बोला इन्होंने? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या फिर स्वर से मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है व्यंजन संधि के इसमें, अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने व्यंजन संधि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सज्जन, तो सत प्लस जन। जगन्नाथ है ना, तो जगत प्लस नाथ। तो ये है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ दिग्गज दिया हुआ, दिग प्लस गज, उल्लास। तो इस तरह से इन्होंने जो है व्यंजन संधि की कुछ क्या कहते हैं उदाहरण भी दिया हुआ है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि भाई व्यंजन संधि के नियम जो है वो कौन कौन से, व्यंजन संधि का जो है वो कौन कौन सा नियम है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे इसमें जो है, अब ये तो हमने जान लिया, उसके अलावा हमें जो है इसके थोड़े से नियम भी जानने ज़रूर, मतलब आप उदाहरण भी देखना ज़रूरी है ताकि आपको जो है आसानी से समझ में ये आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी हम व्यंजन संधि का। ये तो भाई आपको डेफिनेशन तो आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब ये हमारे सामने है व्यंजन संधि के नियम। देखिए, यहाँ पे व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि का वैसे तो 13 नियम है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ग के पहले क च ट तो पर का मिलने पर किसी वर्ग के तीसरे या चौथे में य र ल व ह से हो या किसी स्वर के साथ आ जाए तो क को ग और च को ज, ट को तथा द को द, प को ब में बदल दिया जाता है। यानी कि कौन कौन से वर्ग में बदलना है इसको बदलना है तीसरे और चौथे वर्ग में। अब इसको तीसरे और चौथे वर्ग में बदलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वर्णमाला आपको देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जो है वर्णमाला आपको दिखाया है। दिख रहा है आपको वर्णमाला? ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वर्णमाला दिख रहा होगा। तो चलिए एक बार आप इस वर्णमाला को देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वर्ग क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि पहले वर्ग में। तो देखिए, यहाँ पे ये पहला वर्ग है क, है ना। ये पहला वर्ग क्या है? ये क। अब ये कह रहा है पहले का किस में? तीसरा में। तो इसका क्या हो गया? पहला क ख ग, ये हुआ इसका तीसरा, और घ है, ये क्या हो गया? इसका चौथा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है तीसरे वर्ग में या फिर वो जो है चौथे वर्ग में परिवर्तित होता है। ठीक है, थोड़ी जगहों पे ये पांचवें वर्ग में भी परिवर्तित होता है। मतलब ये पहला वर्ग जो है, ये प्रथम वर्ग जो है, ये फिर पांचवें वर्ग में भी आता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जगह ये बात मैं बोलूँगी। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया च छ ज ज, चौ किस में बदल जाएगा? चौ जाके बदल जाता है ज में। तो ये पहला वर्ग है और ये कौन सा वर्ग है? ये तीसरा वर्ग है। कई जगहों पर च जो है ये बदलेगा झ में। ठीक है, तो ये हो गया इसका चौथा वर्ग। अगर चौ का पांचवा वर्ग क्या हो गया? चौ का पांचवा वर्ग निया हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से ट का तीसरा वर्ग क्या हो गया? ढ, और अगर ट का पांचवा वर्ग बोलेंगे तो ण हो गया। उसी तरह से द का अगर हम बात करें तो द का तीसरा वर्ग क्या हो गया? त का द, और इसका जो है चतुर्थ वर्ग क्या हो गया? घ, पंचम वर्ग क्या हुआ? न। उसी तरह से प का तीसरा वर्ग क्या हुआ? ब। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से ल का अगर हम बात करें तीसरा वर्ग, य का तीसरा वर्ग ल हो जाता है, देखिए यहाँ पे, और चौथा वर्ग व होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग जो है इसका कैसा आता है।
ठीक है, क्योंकि वो हमें जगह जगह आपको बोलेंगे कि तीसरे या चौथे वर्ग में उसका परिवर्तित होता है। समझ में आया? तो चलिए अब हम ये तो हमें थोड़ा बहुत वर्ग के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेम यहाँ भी बोल रहे देखिए व्यंजन संधि के व्यंजन ध्वनि के निकट या स्वर या व्यंजन के आने में परिवर्तन होता है वर्ग के पहले और तीसरे। तो अभी मैंने आपको पहला और तीसरा वर्ग समझाया। पहला वर्ग ये सभी है क च ट त प के बाद में तीसरा वर्ग क्या है द ध ब य र ल के अंदर जो है क का क्या बन जाएगा ग, च का ज, प का ब और ट का ड। ये सारी जो है ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये मैंने आपको बताया। और चलिए अब यहाँ पे हम एक बार एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि भाई इन्होंने इसको कैसे किया है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, बता ही दिया था, एक बार चलिए फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है ये क च ट प तो पर मिलने पर किसी वर्ग के तीसरे, क्या बोल रहे हैं किसी वर्ग के तीसरे, ध्यान रखिए, या चौथे में य र ल व हो तो स्वर्ग आने पर क का तीसरा क्या होगा ग और च का ज और ट का ड। इसमें क्या होगा ये बदल जाएगा क को त प में बदलने पर। अब यहाँ पर हम आगे जो है ये तो मैंने बता दिया, अब आगे हम एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क किस में बदल रहा है क बदल रहा है ग में। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, यहाँ पर वर्ड है दिगंबर, शब्द क्या है दिगंबर। तो दिगंबर का क्या हो गया दिग प्लस अंबर। ये जो ग है ये किस में बदल गया क में बदल गया और अंबर हमने ऐसे लिख दिया। अभी दिगंबर है ना, तो अभी हम यहाँ पे दिगंबर का विग्रह कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिक। अब आप पूछेंगे क कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए ग है ना, क जो है पहला है, ग क्या है तीसरा वर्ग है। कैसे तीसरा वर्ण है, यहाँ पे देखिए क ख और ये ग। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे ग तीसरा है ना, ये किस में चला गया इसमें आ गया, फर्स्ट वाले में आ गया। ये याद रखिए तीसरा वर्ण पहले, यहाँ पे क्या दिक प्लस, हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, अम है तो सिर्फ अंबर हो गया। ये पीछे वाला अक्षर तो वैसे ही रहता है, ये तो सबको मालूम है, तो ये अंबर हो गया, तो क्या बन जाएगा ये दिगंबर। समझ में आया? तो ये बहुत ही मतलब व्यंजन संधि जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है, खाली आपको वर्णों को ध्यान में रखना होगा। उसी तरह से दूसरा यहाँ पे वागीस, यहाँ भी सेम ऐसे ही है, तो क्या बन जाएगा देखिए वाक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाक प्लस ईश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये ग है ना, ये किस में बदल गया, ये बदल गया क में। ग कहाँ बदल गया क में। ठीक है, तो यहाँ पे क आ गया, और ये ई है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, पहले ये मात्रा था तो ये अक्षर बदल गया और ये सौ ऐसे हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया वाकेश। ये आपको क और ग का तो अच्छा आसानी से समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है, तो चलिए हम दूसरा भी देखेंगे। भाई दूसरे में इन्होंने क्या बोला है, दूसरे में इन्होंने बोला है कि ट को ड में बदलते हैं। ट किस में बदलता है ड में। अब यहाँ पे देखिए ये तीसरा वर्ण है, कैसे है तीसरा वर्ण, ये देखिए ट हो गया ठ और ये क्या है ड। तो ये ध्यान रखिए ये है ट ठ ड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा वर्ण है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सडानन, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सडानन में क्या हो जाएगा सड प्लस आनन। यहाँ पे आ है ना ये मात्रा, तो ये पीछे का सिर्फ ऐसे ही हो जाता है आ न और ये न आनन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये कौन सा अक्षर, ये ड है ना, ये ड है, ये तीसरा वर्ण है ना। ये तीसरा वर्ण किस में आ गया पहले में, तीसरा वाला ये हो गया तुमको फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हुआ थर्ड। तो क्या बोला था, पहला जो है वो किस में, तीसरा किस में चला जाता है पहले में। तो यहाँ पे ड है, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट में। बस यही आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वर्णमाला का अक्षर को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा, जबकि स्वर संधि व्यंजन संधि जो है वो सबसे आसान है। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, त को द में बदलने पर। अब यहाँ पे आपको पहले लिख लेना पड़ेगा, पर हमको वर्णमाला हमको देख लेंगे त
थ और ये क्या है द, ये 3 वर्ण है ना, त थ द। तो त पहला है, थ दूसरा है, द तीसरा है। तो क्या बोला मैंने, पहला जो है वो तीसरे में या फिर तीसरा जो है वो पहले में वर्ण में बदल जाता है, ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तदुपरांत लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तत्। ये क्या बन गया आपको, तत् प्लस उपरांत उ प रांत और ये त। ठीक है, अभी यहाँ पे उ है ना, ये क्या हुआ, ये अक्षर बन गया। प तो ऐसे आ गया, पूरा ऐसा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये त कैसे आया, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये द है, ये द है ना, ये रहा द, ये किस में चला गया, ये फर्स्ट में चला गया। तो तो था, यहाँ पे तो आ गया, तो क्या बन गया, तदुपरांत। समझ में आ गया, ये इजी है ना समझना बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये जो है बदलता रहता है। ठीक है, तो ये तो भाई सबको आसानी से समझ में आ गया है। अब हम चलो हम एक बार इसका जो है दूसरा नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, ये जो कुछ अक्षर है, ये अक्षरों को जो है हमें थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बदल किस रहा है। यहाँ पे भी हम एक छोटा सा चार्ट है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जो है ये चौ में बदला, च और छ होगा तो चौ में बदल जाएगा, ज और झ होगा तो जौ में आ जाएगा, ट ठ होगा तो ठ में, और ड ढ होगा तो ड में, लौ का तो लौ ही रहता है। यहाँ पे तो भी चेंज हो जाता है, किस तरह से देखिए, यहाँ पे तो जो है वो क्या बोलते हैं, तो के बाद अगर श आता है तो वो तो का जो है चौ बन जाता है, और यहाँ पे भी अगर श आएगा तो क्या होगा, स छ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी हम पहले तो का देखेंगे, तो जो है किस किस में बदलता है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं, तो जो है कैसे, जैसे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, कौन सा शब्द है, शब्द है सद्भावना। तो कि यहाँ पे जितना भी द है ना, ये सभी किस में बदल जाएगा, तो में। तो सद्भावना का क्या हो जाएगा, सत है ना, प्लस भावना। ठीक है, सत प्लस भावना, सद्भावना हो गया। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जितने भी त है वो सभी किस में बदल गए, वो द में बदल गया, पीछे का वैसे ही रहता है। मैंने बहुत ईजी, अब यहाँ पे उद्गम है, ये देखिए यहाँ पे ये द है, ये किस में बदल गया, त में, उद प्लस गम हो गया। दूसरा देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है भगवत भक्ति, तो ये द है ना, ये देखो त में बदल गया। यहाँ पे दिया हुआ सद्भावना, ये भी त में बदल गया। यहाँ पे उद्घाटन में द है, ये किस में बदल गया, त में बदल गया। जगदीश, ये ग है यहाँ पे, ये भी जाके त में बदल गया। ठीक है, तो जितना भी सारे, ये द है, ये त में बदल गया। ये जितना भी आपको क्या कहते हैं, जहाँ भी आपको द मिलेगा ना, वो सभी किस में बदल जाता है, ये त में बदल जाता है। अच्छा, अब जो है ब जो है वो किस में बदल जाएगा, प में बदल जाएगा। ये भी एक बार देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने पहले एक बार नहीं बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो ये वाला है अब्ज है, अब्ज है ना, तो ये भी अब यहाँ पे देखिए प पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण क्या है, फ। ठीक है, वर्णमाला का, और तीसरा क्या है, ब। प फ ब, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये जो ब है ना, ये किस में चला जाएगा, प में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाए, देखिए यहाँ पे अप, अब्ज का क्या होगा, अप प्लस, अभी यहाँ तो प में बदल गया ज, अपज। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया, प जो है वो किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आसानी से त का और क्या कहते हैं प का समझ में आ गया। हमेशा हमेशा जो है किस में चला जाता है, द में। द हमेशा किस में चला जाएगा, त में। ये जो है चेंज जाता है। अगर द लिखा रहेगा मान लीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, ये बदल के चला जाता है त में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो है पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये इमीडिएटली इसमें आके चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर प है तो प किस में जाके बदल जाएगा, प बदल जाता है ब में। ये पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण हमेशा पहले वर्ण में आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कि वर्ण के अनुसार ये किस तरह से जो है वो बदलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो और ब का आपको आसानी से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब शायद इतना कुछ प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट में देखेंगे।
एक बार हम नेक्स्ट भी दूसरा वाले भी करके नेक्स्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे पांचवें वर्ण की बात करेंगे। अभी तक हमने तीसरे वर्ण की बात किया था ना, अब हम एक बार पांचवें वर्ण की बात करेंगे। अगर पांचवा वर्ण रहेगा तो हमें कैसे करना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पांचवें वर्ण, यहाँ पे देखिए एक बार पांचवें वर्ण का भी हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा वर्ण क का क्या होता है, पांचवा वर्ण ड होगा, ये सबको अच्छी तरह से पता है। च का निय होगा। अभी यहाँ पे दिया हुआ है वाग वाडमय, वाडमय दिया हुआ ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ड क का पांचवा वर्ण है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम अब थोड़ा सा भी अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे ये कैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि इन्होंने ये वार्ड में, यहाँ पे इन्होंने शब्द दिया हुआ है, क्या कहते हैं, वार्ड में। तो अभी इसको देखेंगे कि ये बनेगा, ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने, ये क जो है पहला है और ये जो है पांचवा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाक क, वाक। ठीक है, और मय, म म और य। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वाकमय। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ड है ये किस में बदल गया, ये कॉमन, ये पहला वर्ण जो है ये किस में चला गया, पांचवें वर्ण में। बस ये बात चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं है, व्यंजन संधि सबसे आसान है। उसके अलावा व्यंजन संधि में जो है, यानी कि ये जो है, जैसे कि मान लीजिए अम है ना, ये भी एक बार देख लीजिए, जहाँ भी अम है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है म में। ये बात याद रखिए कैसे बदल जाता है। यहाँ पे जैसे कि अक्षर लिखा रहेगा संसार, क्या दिया हुआ है, संसार, है ना। तो संसार का क्या हो जाएगा, सम प्लस सार, क्या होगा बच्चों, सम म, सम प्लस सार। ये बात को याद रखना। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो अम है ये किस में बदल जाता है, ये म में बदल जाता है। बस एक इसका ये भी रूल है, अम किस में बदलेगा, ज़्यादातर जो है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है म के अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक दूसरा और भी हम एक दूसरा भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, अब हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास में बहुत सारा उदाहरण है तो का, ये हम एक बार सबका उदाहरण एक बार देख लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो जो है वो कहाँ कहाँ जाके बदल जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो भाई कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है पहले और तीसरे वर्ण का व्यंजन में जो है वर्णमाला का पहला और तीसरा वर्ण ही ज़्यादातर बदलता है, उससे ज़्यादा तो इसमें कुछ रहता ही नहीं है। अभी देखिए तो का नियम क्या है, तो के पश्चात अगर लॉ हो तो जो है लॉ में बदल जाता है। क्या बोल रहा है, तो के पश्चात अगर तो जो है लॉ में है तो क्या बदल जाएगा, वो भी जाके चेंज हो जाता है ना। तो ये कैसे चेंज होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये तो है, अगर मान लीजिए ये तो समझ में आ गया, तो के पश्चात लॉ हो तो किसमें बदलने से, लॉ में। लेकिन अगर इसमें आपको लॉ लिखा हुआ है, अगर शब्द की बात करें, ये तो विच्छेद का बात करें, शब्द की बात करें, ये दो लॉ है ना उल्लेख में, तो एक लॉ जो है वो तो में बदल जाएगा, तो जो है वो लॉ में बदलता है। कैसे, यहाँ पे देखिए उल्लेख दिया हुआ है, तो उल्लेख का क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत प्लस लेख। ठीक है, उल्लेख कहने का मतलब है जो पीछे वाला वो ऐसे ही रहता है, खाली आगे वाला अक्षर ही चेंज होता है। जो भी चेंजेस होगा वो उसके फर्स्ट पार्ट में ही सेकंड लेटर चेंज होता है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है शरत सरलास, है ना, तो शरत प्लस लास। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी सज्जन दिया हुआ, मान लीजिए ये शब्द क्या दिया हुआ है, सज्जन, तो क्या हो जाएगा इसका, स हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे जो है तो एक जो क्या किस में चेंज होगा, तो में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सत, तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। और जन जो है ये हम क्या करेंगे, पीछे वाला अक्षर जो है ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सज्जन। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल भी मतलब व्यंजन संधि बोलिए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सज्जन का क्या बन जाएगा बच्चों, सतजन। यह अच्छे से आपको शायद समझ में सबको आ गया होगा। चलिए ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया, तो अभी हम चलिए थोड़ा सा दूसरा भी हम एक बार देख लेंगे और क्या क्या दिया हुआ है। ये तो हमें क्या बोलते हैं, तो का समझ में आ गया, तो के बाद में अगर लॉ है तो भी तो में बदलेगा। और अगर क्या कहते हैं दूसरा देखिए यहाँ पे तो के पश्चात में ट और ट हो तो वो किस में बदल जाता है, ड में, यानी कि पांचवें अक्षर बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ उच्छावास, तो क्या हो जाएगा,
उत प्लस समास, यानी कि च और छ है तो ये बदल जाता है स में। ये बात भी यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे च और छ है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है च और छ है, तो ये बहुत जगह पे किस में बदल जाता है, ये स में जाके बदल जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कई जगह पे ये स में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे उच्छ्वास लिखा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, च जो है ये बन गया, तो आपका च जो है ये क्या बन गया, त में बदल गया। ठीक है, प्लस छ जो है ये किस में बदल गया, श में, तो ये स में बदल गया। पीछे का अक्षर जो है ये वास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका रहता है कि अगर च और छ दिया हुआ है तो एक जो है च जो है त में और छ जो है वो स में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम फिर से एक दूसरा देखेंगे। यहाँ पे भी एक बार और कुछ उदाहरण है। त के बाद में च छ हो तो त का च छ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर द्वित्व अक्षर है तो वो भी देखिए कैसे बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ उच्चारण, तो क्या होगा, उत प्लस चारण, क्योंकि आधा च है ना, ये देखिए यहाँ पे जैसे उच्चारण दिया हुआ है तो उत, ठीक है, यहाँ पे हलंत लग जाएगा और ये क्या होगा, चारण, चा र और ये न। ठीक है, तो क्या है कि ये एक च जो द्वित्व अक्षर एक च जो ये त में बदल गया और पीछे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सर चरंद्र, तो यहाँ पे क्या होगा, सरद, ये देखिए सरद हो गया और पीछे का चंद्र जो है इन्होंने ऐसे ही लिया, पीछे का चंद्र जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही आ गया। तो इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए और हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ और है क्या। यहाँ पे देखिए त के बाद में ह हो तो त के स्थान पर ध आ जाता है, त थ द द, ये 5 माह में बदल रहा है। अब यहाँ पे जो है उदित दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सॉरी तदित, त दित लिखा तो क्या हो जाएगा, तत्। यहाँ पे ये क्या होगा, द किस में बदल गया, ये बदल गया किसके अंदर, ये बदल रहा है त के अंदर, ध किस में बदल गया, त के अंदर बदल गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये तत् हो गया क्योंकि ये चेंज हो गया। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ह ध जो है यहाँ पे जो है ना, तो जो है ह में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हित ह ले लिया इन्होंने और ये त जो है ऐसे आ गया, तो तद्धित हो गया ना आसानी से। अब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या देखो कि क्या बोल रहा है, त के बाद ह हो तो त के स्थान पर ध आ जाता है, तो तद्धित हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया हुआ ना, तो एक यहाँ पे जो ध है ना वो किस में बदल गया, त में बदल गया। ठीक है, और दूसरा द जो है वो किस में आ गया, यहाँ पे ह में आ गया, तो उदाहरण। उसी तरह से पतित भी वैसे ही है। तो ये बिल्कुल भी आपको खाली जो है वर्ण याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ण का जो है किस में बदलता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, संधि के अंदर, इस संधि में तो ज़्यादा कुछ इतना इन्होंने कुछ दिया भी नहीं है। व्यंजन संधि चूँकि बहुत ही आसान रहता है, तो ये मैंने आपको सारा का सारा जितना भी थोड़ा बहुत जो भी था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये व्यंजन संधि जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा विसर्ग है, तो नेक्स्ट जो है वो विसर्ग संधि में चलेंगे। बाय। बहुत ही आसान है बच्चों। एक बात याद रखिए कि जब भी मैं आपको संधि बताती हूँ तो हमेशा बीच में कुछ ना कुछ आपको एक टिप्स देती हूँ एग्जाम्स के टाइम पे, उसको एक बार ध्यान से सुनकर जाइए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम विसर्ग का पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। विसर्ग की परिभाषा क्या दिया हुआ है कि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, विसर्ग के बाद आते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, ये तो हो गया विसर्ग संधि। अब चलिए आगे हम एक बार देखेंगे कुछ इसके विसर्ग संधि के कुछ नियम है, ये एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई विसर्ग संधि का नियम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि के क्या क्या नियम है, वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। और विसर्ग संधि जो है उसको कैसे लिखना चाहिए। बच्चों विसर्ग संधि में जो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम टाइम में 2 या 3 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। विसर्ग संधि का नियम क्या है कि च छ स ये जो है क्या कहते हैं स बन जाता है। कौन सा अक्षर, च छ और स जो है वो स बन जाता है। विसर्ग संधि में हमेशा आप याद रखिए कि इसके 2 जो नियम है उसको हमेशा याद रखिए। देखिए अगर विसर्ग संधि में कहीं जहाँ पर भी स होगा ना, श होगा, वो क्या बन जाएगा, वो विसर्ग बन जाएगा। कैसे, अब कौन कौन से अक्षर जो है बनते पहले आप याद रखिए। ये वाला स है, ये स, ठीक है, ये विसर्ग बनेगा, ये स विसर्ग बनेगा, ये स, ये तीनों स जो है ये क्या बन जाएगा, ये तीनों स क्या बन जाता है, ये बन जाता है विसर्ग।
ठीक है। उसी तरह से ओ, अगर ओ है शब्द में तो वो भी क्या बन जाएगा, विसर्ग। ये बात को ध्यान रखिए। उसी तरह से अगर र है, ये पूरा र है या फिर आधा र है, ये भी क्या बन जाएगा, विसर्ग। तो ये अक्षर जो है ये क्या बन जाते हैं, ये विसर्ग बन जाते हैं। उसके अलावा अगर आधा अक्षर है, मान लीजिए आधा स है, तो ये भी बन जाएगा विसर्ग। फिर दूसरा देखिए, ये वाला स है, मतलब आधा स है, ये भी विसर्ग बन जाएगा। ये आधा स है तो ये भी क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि स विसर्ग बनता है, ओ विसर्ग बनेगा, र विसर्ग बन जाएगा, स कोई भी हो तो विसर्ग बन जाएगा। मैं सिंपल से, अब मैं इसको बहुत डीपली आपको नहीं बताऊंगी कि किसके बाद बनेगा, क्योंकि उतना कुछ बच्चों को याद नहीं रहता एग्ज़ाम्स के टाइम पे, और उनको समझ में नहीं आता है कि भाई इसको करना क्या है। तो उतना कुछ मैं डीपली नहीं जाऊँगी। सिंपल और छोटा सा जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको बता दी, तो ताकि आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे है निश्चल। शब्द क्या है बच्चों, निश्चल। कैसे दिया हुआ है निश्चल, आप यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए यहाँ पे निश्चल दिया हुआ ना, तो यहाँ पे अगर हम कोशिश करेंगे तो निश्चल कैसा लिखा हुआ है, नी श छ और ये ल है ना, निश्चल है ना। सो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो ये स है ये क्या बन गया, ये स वाला, ये स क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। तो हमको कैसे लिखना है, नी, ये विसर्ग आ गया, हमने प्लस लगा दिया। छल जो है ये हम क्या करेंगे, हम एज यूजुअल ऐसे ही लिख लेंगे बस, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, स जो है ये क्या बन जाएगा, तो नहीं छल हो गया। चलिए, ये तो हमने आपको एक उदाहरण दे दिया। अब आप और आगे कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके द्वारा जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे बनता कैसे है, ठीक है। तो चलिए आगे भी एक बार हम देख लेते हैं, आगे कैसा किस तरह से बनेगा। ये तो हमने आपको एक छोटा सा जो है मतलब तरीका बताया कि और देखेंगे और भी कौन कौन से अक्षर है जो बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ओ है यहाँ पे देखिए, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ओ दिया हुआ है ना बच्चों, तो ओ भी जो है बन जाता है। कैसे देखिए, ओ जो है वो भी लोप हो जाता है, मतलब वो भी विसर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रथमो अध्याय, तो यहाँ पर ओ दिया हुआ है बच्चों। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बनता है, तो वो एक बार ध्यान दीजिए, तो आसानी रहेगी आपको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ओ है ना, जहाँ भी ओ होगा, ये ओ अक्षर है बच्चों, तो यहाँ पे जहाँ भी ओ होगा ओ क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमने कहा था र, क्या बोला हमने, र, ये र है, र हटा देंगे तो भी र भी जो है क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे एक बार दूसरा भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आगे भी इसके कुछ नियम है वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया था स। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स है नंबर 4 में, विसर्ग में ये स, ये कोई भी स होने से वो क्या बन जाता है, उसके बाद वर्ण आने में परिवर्तन होता है, यानी कि जितने भी स है क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना निसंदेह, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा 2 स है, आधा स दिया हुआ है ना, ये क्या बन गया, विसर्ग बन गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको करके बताती हूँ, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है निसंदेह दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे ये द्वितीय अक्षर है, 2 स है, तो ये वाला जो स है ना, ये अगर विग्रह करेंगे तो ये स कैसा बनेगा, ये मान लीजिए ये नी हो गया। अब ये जो हमारा आधा स है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा विसर्ग। पीछे हमने प्लस का वो लगा दिया, और सहाय स, हा और ये तो नी सहाय, यानी कि ये जो है विसर्ग बन गया। आधा स जो था वो विसर्ग बन गया, बाकी पीछे का अक्षर जो है वो वैसे ही रहेगा। नी सहाय, नी संदेह, जितने भी अक्षर है वो सब जो है वो वैसे ही रहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, अगर हम ओ की बात करते हैं तो एक बार ओ वाला वर्ण भी हम ओ का वर्ण भी एक बार देखते हैं कैसा रहता है ओ का वर्ण, ठीक है। चलिए एक बार ओ का वर्ण हम देखेंगे कि ओ के वर्ण में जो है क्या दिया रहता है। तो ओ का वर्ण चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि र जो है वो भी विसर्ग बनता है। र कुछ भी होने दो, आराम से जो है र विसर्ग बन जाएगा। ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। देखिए यहाँ पे र कैसे विसर्ग बना, देखिए आप यहाँ पे र जो है वो विसर्ग बन गया। कैसे बना र विसर्ग, मैंने आपको ओ का बताया, तब यहाँ पे एक बार र का भी देख लीजिए। यहाँ पे र में दिया हुआ है बच्चों शब्द दिया हुआ है र का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा शब्द है, ये शब्द है आपको निर्गुण। शब्द निर्गुण है ना, तो निर्गुण कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने निर्गुण में यहाँ पे हमने नी ले लिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो है आधा रॉ है, ये आपको ऐसा आधा रॉ दिखाई दे रहा है ना, ये आधा रॉ जो है ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये विसर्ग बन जाएगा। और गुण प्लस का निशान लगा देंगे, और गुण जो है
वो ऐसा ही लिखा जाएगा सेम, बस निर्गुण। तो ये सबसे आसान है, क्योंकि हमें बहुत कुछ जो है संधि में खास करके बहुत कुछ हमें याद नहीं रहता, मुश्किल होता है। तो थ के बाद में विसर्ग आएगा तो वो भी वैसे ही बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दुरस्त, तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो स है ये क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। तो कैसे बनेगा ये एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ड दुरस्त है, तो हमने ये दो ले लिया। अब ये जो आधा वाला स है ना, ये हाफ स है ना, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विसर्ग। आपने देखा ये जो आधा स लगा हुआ, आधा स में त है ना बच्चों, तो ये वाला जो स है ये क्या बन गया, विसर्ग। हमने प्लस का निशान लगा दिया, और ये जो त है ये त और र हमने ले लिया, तो ये हमें ऐसे ही लिख लेना है। तो दुरा प्लस त दुरस्त हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दूसरी वाले अक्षर को देखें, इसलिए मैं बार बार आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मनस्थल है, तो यहाँ पे हमने मन ले लिया, ठीक है। अब जो ये आधा स है ये क्या बन जाएगा, ये बन गया विसर्ग बन गया। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सा अक्षर विसर्ग बनता है, तो ये आधा स क्या है, विसर्ग बन गया। यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया, और ये थ और ल, यानी कि देखिए बच्चों ये थ है और ये ल है, ये दोनों अक्षर जो है ये बाद में ऐसे ही हम इसको लिख देते हैं। तो मनस्थल हो गया। तो देखिए आपने देखा कि कितना मतलब कितना आसान है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं रहता है। आप लोग जो है इसे आराम से जो है बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझने के लिए अगर आप देख करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से जो है ये आराम से समझ में आ जाता है। चलिए उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत कुछ उदाहरण है, हम उदाहरणों के ज़रिए भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार उदाहरण के ज़रिए भी देख लेते हैं। यहाँ से तक तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सा अक्षर जो है विसर्ग बनता है। एक बार चाहे तो फिर से यहाँ पे एक आसान सा ट्रिक देख लीजिए। च छ स आए तो स बन जाता है, स जो है वो विसर्ग बन जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन करूँगी कि भाई क्या क्या विसर्ग बनेगा। वो एक वर्ड को, शब्दों को मैं एक बार अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे स जो है वो विसर्ग बन गया, ओ जो है वो विसर्ग बन जाता है। उसके अलावा यहाँ भी स है ये विसर्ग बन जाएगा, और स ये तीनों ही स्व हो या फिर द्वित्व अक्षर हो, ये सभी के सभी क्या बोलते हैं, विसर्ग बन जाता है, ठीक है। किसी भी अक्षर में अक्षर ये शब्द आते हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये सभी जो है विसर्ग बन जाते हैं। आप इस बात को याद रखिए, ये बहुत ही एक आसान सा ट्रिक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने तो आपको बता दिया था, अब हमको तीसरा वर्ण चौथा वर्ण वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधा आपको क्या बताया था कि कौन कौन से अक्षर विसर्ग बनते हैं वो देखिए। अब जहाँ जहाँ आपको ओ लगा वहाँ वहाँ आपको विसर्ग लगा देना है, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए आपको बस इतनी सी बात, ओ है तो विसर्ग लगा देना, जहाँ पे स है वहाँ पे आपको विसर्ग लगाना। अब जैसे यहाँ पे देखिए अधोगति लिखा हुआ है, अधोगति यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो शब्द क्या है बच्चों हमारा, अधोगति, है ना। तो अब अधोगति अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या शब्द दिया हुआ, मैं इसको बड़ा करती हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ अधोगति, अधोगति में ओ है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करना है, ओ को क्या करना है, विसर्ग बना देना है बस, और पीछे का वैसे ही लिख देना। फर्स्ट अक्षर हमने ले लिया, अ ले लिया, ओ को मैंने क्या करना है, विसर्ग बना देना है, ठीक है। अधो, तो ये ध तो है ही, यहाँ पे हमने भी ध ले लिया, ओ क्या बन गया, विसर्ग बन गया बच्चों, ठीक है। प्लस गति जो है आपको सेम ऐसे ही लिख के देना है, ठीक है। तो ये आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इजी है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के बताती हूँ। शब्द है यहाँ पे क्या दिया हुआ, अधोगति दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने अ ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ध, ये भी हमने ले लिया, ये अक्षर भी ले लिया, ठीक है। ओ जो है ये क्या बन गया, ये इसको हमने विसर्ग बना दिया, प्लस का साइन, ग और ती, हो गया ना अधोगति। तो ये बहुत कितना आसान है। तो जहाँ भी ओ होगा वो सभी जो है विसर्ग बन जाएगा, इस बात को आपको। मनोबल, तो मनः प्लस बल, ओ जो है विसर्ग बन गया। मनोविकार, ओ जो है विसर्ग बने तो मनः प्लस विकार। यहाँ पे देखिए मनोयोग, ओ जो है वो क्या बन गया, विसर्ग बन गया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए तेजोगति में ओ जो है विसर्ग बन गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक सिंपल एक और ट्रिक बताती हूँ जो शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा, जो जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा भाई कैसे करना, उनके लिए बताती हूँ। उनके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। ये मैं ट्रिक मैंने बनाया है ये आपको पहचानने के लिए। देखिए यहाँ पे कितना अक्षर है अधोगति में, 1 2 3 4, 4 लेटर है ना। अब ये 4 लेटर में 2 लेटर के बाद यानी कि अ और ध, ये 2 लेटर के बाद में जो भी मात्रा आएगा उसे विसर्ग बना देना, वहाँ पे विसर्ग लगा देना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया मेरी बात, एक बार फिर से देखिए। अभी यहाँ पे शब्द कितना है अधोगति, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अ, धो, ग और ये ती। ये मैंने अपनी तरह से बच्चों के लिए ट्रिक आपके लिए बताया है।
तो कितना अक्षर है देखो, 1, मात्रा काउंट नहीं करना, मात्रा काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, यानी कि 4 लेटर है। कितने लेटर है बच्चों ये? 4 लेटर है। 4 लेटर में 2 लेटर के बाद यानी कि 2 लेटर के बाद 1 2, तो हम क्या करेंगे 1 और ये 2 लेटर के बाद जो भी मात्रा आएगा उसको विसर्ग में बदल देना, पीछे वैसे लिख देना। तो 2 लेटर के बाद में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। ये ओ की मात्रा जो विसर्ग बन गया, प्लस लगा दिया और गति ऐसे ही हमको लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये एक सबसे आसान ट्रिक है आपके लिए, जो कि आप एग्ज़ाम में आसानी से करके पहचान कर भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैडम ने ये तो बोल दिया भाई 2 लेटर, अगर मान लो 3 लेटर है तो क्या करेंगे? चलो भाई, ये तो 2 लेटर की बात हुई, एक बार हम 3 लेटर वाले में देखेंगे। अगर 3 लेटर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है यशोदा, है ना? क्या दिया हुआ? यशोदा, य सो और दा। मात्रा काउंट नहीं करना बच्चों, तो कितना लेटर है? 1 2 3। 2 अगर 3 लेटर है यशोदा में, यहाँ पे देखिए यशोदा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे य और स, य और ये क्या है? यह है ना बच्चों, ये हो गया स, ठीक है। ओ जो है इसका क्या बन जाएगा? विसर्ग, और ये हो जाएगा प्लस का निशान, और ये हो जाएगा ता, तो ऐसे ही आ जाएगा, तो यशोदा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान है। चलिए हम एक बार आगे देखते हैं, और भी कोई और भी कुछ अक्षर है कि ये तो आपको आसानी समझ में नहीं ट्रिक बताया, ताकि जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेंगे वो बच्चे। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना है, कैसे लिखना है, तो एक बार उसके लिए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 3 लेटर है, तो चलिए एक बार 3 लेटर में देखते हैं। 3 लेटर में कर सकते हैं, 3 4 हाफ लेटर में देखते हैं, क्योंकि जो आसान सा ट्रिक है वो इसमें यहाँ पे आता है क्या। चलिए यहाँ पे एक बार देखेंगे हम लोग कि भाई ये आता है भी या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लीजिए कि 3 लेटर वर्ड है, 3 लेटर वर्ड है ना। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे 1 2 3 निर्मल 3 लेटर वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए हमने नी ले लिया, फर्स्ट लेटर के बाद जो भी मात्रा है, फर्स्ट लेटर के बाद में र की मात्रा, यहाँ पे हमने ये लगा दिया प्लस का साइन, म और ल, निर्मल। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, हो गया, बन गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे 4 लेटर है, तो आपने कहा कि मैडम 2 लेटर के बाद में, तो बस यहाँ पे जो है 2 लेटर के बाद ये 4 लेटर है ना, तो ये जैसे पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जो ये र की मात्रा है ना वो उसको विसर्ग में बदल देंगे, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से विसर्ग संधि जो है ये बहुत ही आसान है। ये तो मैंने आपको सिंपल से एक ट्रिक बताया है। नहीं तो अगर आपको इसके अंदर कहीं भी देखिए र आता है, कौन कौन सा अक्षर आता है? स, कोई भी स होने दो, ये स होने दो, या फिर कोई भी स होने, स षटकोण का होने दो, सब्जी तो कोई भी स होने दो, ये सभी क्या बन जाएगा? ये सब बन जाएगा विसर्ग। ओ है तो ओ भी बन जाएगा, जहाँ भी ओ लगाओगे वहाँ पे विसर्ग लिख देना। ये र पूरा हो या फिर र आधा हो, ये भी क्या बन जाता है? विसर्ग। इस बात को ध्यान रखना, ये सभी जो है क्या बन जाएंगे? विसर्ग बन जाएंगे। तो विसर्ग संधि जो है ये आपका बहुत ही आसान है, आप आसानी से विसर्ग संधि को पहचान सकते हैं और आसानी से इसका विग्रह भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो आपको कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जहाँ तक था कोशिश किया मैंने आपको बता देने के लिए, और ये बहुत ही आसान सा है। विसर्ग संधि में कुछ खास रहता ही नहीं है, खाली हमको कुछ अक्षरों को ध्यान में, वर्णों को ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रख के करना है। तो ये हमारा जो है संधि वाला वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं दूसरा ग्रामर दूंगी एग्ज़ाम में जाने से पहले। बच्चों एक बार ज़रूर देख लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।